हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, आपने आपका जो काव्य खंड है उसका पहला चैप्टर करबक पढ़ा, जिसमें आपने मलिक मोहम्मद जैसी जी का परिचय आप लोगों ने समझा। उसके बाद करबक का जो पहला भाग था वो भी आप लोग पढ़ लिए। आइए अब इससे आगे समझते हैं। यानी अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो करबक का पहला भाग था। अब नेक्स्ट भाग में आइए समझिए। ये दूसरा भाग है। इसमें पहले करबक ने मलिक मोहम्मद जैसी जी पहले करबक में मलिक मोहम्मद जैसी जी ने अपने कुरूपता के बारे में बताया था, अपने एकाक्षता के बारे में बताया था कि मैं एकाक्ष हूं तो क्या हुआ, मेरे पास तो गुणों की भरमार है, तो मैं किसी से कम नहीं, अर्थात रूप से बड़ा गुण होता है। अब इसमें यानी ये जो भाग 2 आप पढ़ेंगे, इसमें उन्होंने रानी पद्मावती और राजा रतन सेन, साथ में अलाउद्दीन खिलजी, क्या कहते हैं, ये चैतन्य सुबा, यानी उन लोगों के विषय में बताया है कि जब राजा रतन सेन का समय था तो किस किस तरह की घटनाएं घटी थी। यानी पद्मावत से यह लिया गया है, इसलिए उन लोगों के ऊपर कुछ दर्शाया गया है। तो आइए आप लोग समझिए। इसमें कह रहे हैं, यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी ने पद्मावत को रचा है, तो उन्होंने किस किस तरह से रचा है वो बताते हुए कह रहे हैं कि मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा। बच्चों, मोहम्मद मतलब हो गया मलिक मोहम्मद जैसी, यही मतलब हो गया यह, और कवि मतलब हो गया कविता यानी रचना, जोड़ी मतलब जोड़कर, और सुनावा मतलब सुनाते हैं। यानी कवि महोदय कह रहे हैं कि मोहम्मद, यानी वो कह रहे हैं कि मैं मलिक मोहम्मद जायसी, यही मतलब यह, कह रहे हैं कि यह कवि, यानी कवि मतलब हो गया कविता, जोड़ी सुनावा, यानी यह जो मैंने कविता रचा है वह जोड़ जोड़ के रचा है। किस चीज से जोड़ जोड़ के, आगे समझिए। कहते हैं, पहले तो कह रहे हैं कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यानी मैंने जो मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी कह रहे हैं कि मैं मलिक मोहम्मद जैसी यह कवि यानी यह कविता जो रचा है जोड़ी सुनावा, यानी एक एक शब्दों को जोड़ जोड़ कर क्या किया हूँ, रचा हूँ और आप लोगों के बीच रखा हूँ, जिसे आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आगे कह रहे हैं, सुना जो प्रेम, सुना जो मतलब जिसने सुना जो मतलब हो गया जिसने, के बाद हो गया सुना। कहते हैं कि सुना जो यानी जिसने भी सुना, प्रेम पीर गा पावा, प्रेम पीर मतलब हो गया प्रेम की पीरा। समझ गए आप लोग? सुना जो यानी जिसने भी सुना, प्रेम पीर यानी प्रेम की पीरा, और गा पावा मतलब हो गया कि जिसने भी मेरी कविता को सुना वो प्रेम की पीरा को गा लिया यानी समझ लिया। तो बच्चों, टोटल इसका अर्थ हो गया कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, मैं मलिक मोहम्मद जैसी यह कविता एक एक शब्दों से जोड़ जोड़ कर आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया हूँ, आपको सुनाता हूँ। तो सुना जो प्रेम यानी सुना जो जिसने भी इस कविता को सुना यानी पढ़ा, प्रेम पीर यानी प्रेम की पीरा को गा पावा यानी गा लिया, समझ लिया, यानी जिसने भी मेरी रचना को पढ़ा उन्होंने प्रेम की पीरा को समझ लिया। आगे कहते हैं, जोड़ी लाई, जोड़ी लाई मतलब हो गया बच्चों जोड़ कर। तो बच्चों, कवि महोदय कह रहे हैं कि जोड़ी लाई यानी जोड़कर, रकत के लेई मतलब हो गया खून के लेई से, लेई मतलब लेई होगा, लेई यानी बूंद, समझिए बूंद। कह रहे हैं कि मैंने
यह कविता जोड़ जोड़ कर रकत के लेई यानी खून के लेई से यानी खून रूपी गोंद से मैंने एक एक शब्दों को क्या किया है, पिरोया है, मैंने शब्दों को जोड़ा है और जोड़ जोड़ कर मैंने इस कविता को रचा है। आगे कह रहे हैं गाढ़ी प्रीति यानी गहरी प्रेम। कहते हैं कि गहरे प्रेम को नैन जल मतलब हो गया नैनों के आंसू से, नैनों के जल से, भेई यानी नैनों के जल में मैंने क्या किया, उसको डुबो करके। कहते हैं कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई यानी गाढ़ी प्रीति को यानी गहरे प्रेम को नैन जल यानी नैनों के यानी मेरे जो आंख के आंसू है उसके जल में भेई यानी भिगोकर, उसके जल में भिगोकर मैंने एक एक शब्दों को क्या किया है, पिरोया है, एक एक शब्दों को मैंने रचा है। तो बच्चों समझ गए यहाँ तक। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं सुना जो प्रेम पीर गा पावा यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि यह कविता मैंने जोड़ जोड़ कर यानी एक एक शब्दों को जोड़ जोड़ कर रचा है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिसने भी मेरी इस रचना को पढ़ा है, जिसने भी समझा है, उसने स्पष्ट रूप से प्रेम की पीड़ा को समझ लिया, गा लिया। और आगे कह रहे हैं कि जोड़ी लाई रकत के लेई। इतना ही नहीं, मैंने तो जो काव्य रचा है उसको खून के गोंद से जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि रकत के लेई यानी खून के गोंद से जोड़ जोड़ कर मैंने रचा है। और गाढ़ी प्रीति यानी गहरी प्रेम को नैन जल भेई यानी नैन के जल में, नेत्र के जल में मैंने क्या किया है, भेई यानी भिगोया है। यानी नेत्र के जल में यानी कह रहे हैं कवि महोदय कि मैंने जो काव्य रचा है उसको मैंने बहुत ही दिल की गहराई से रचा है। रचते वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए, यानी इस तरह से मैंने काव्यों को रचने का काम किया है। आगे कहते हैं ओ मन जानी कवित अस किन्हा। कहते हैं ओ मन यानी मैंने अपने मन में, ओ मन यानी मैंने अपने मन में, जानी मतलब ये जानकर, ये समझकर। हाँ, कवित अस किन्हा, कवित मतलब हो गया कविता, यानी ये कविता, ये काव्य, ये रचना। कहते हैं कि ओ मन यानी मैंने अपने मन से जानी यानी जानकर, समझकर, कवित अस यानी इस, कवित यानी कविता को, किन्हा यानी रचा है। यानी कह रहे हैं कि मैंने इस कविता को पहले तो अपने मन में सोचकर, समझकर देख लिया, उसके बाद मैंने ये सोचकर रचा है, ये सोचकर मैंने आप लोगों के बीच रचना किया है। वो कह रहा है कि मकु यह रहे जगत महा चिन्हा, ताकि मकु मतलब हो गया मुझे। कह रहे हैं कि ओ मन जानी कवित अस किन्हा, कि मैंने अपने मन से जानकर समझकर कवित अस किन्हा यानी इस कविता को, अस कवित यानी इस कविता को, किन्हा यानी किया हूँ, रचा हूँ। कि मकु यह यानी मुझे, यह यानी यह संसार, यह जगत, रहे जगत महा चिन्हा, रहे मतलब रहे, जगत मतलब संसार, महा मतलब में, और चिन्हा मतलब पहचान, चिन्हा मतलब पहचान। वो कह रहे हैं कि ताकि मुझे जगत में लोग क्या करते रहेंगे, पहचानते रहेंगे। किस नाम से बच्चों? इस कवित के नाम से, इस कविता, इस काव्य के माध्यम से लोग मुझे क्या करते रहेंगे, चिन्हा यानी पहचानते रहेंगे। आगे कह रहे हैं कहाँ सो रतन सेनी। बच्चों रतन सेनी मतलब हो गया राजा रतन सेन। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि राजा रतन सेन जो कहाँ के राजा थे, चित्तौड़ के। कहाँ के बच्चों? चित्तौड़ के। और उसके बाद है, कहते हैं कि अस राजा, इतना समझिए पहले,
करें कहाँ सो, यानी मतलब कहाँ है, कहाँ सो यानी कहाँ है। राजा रतन सेन, रतन सेन ही मतलब हो गया राजा रतन सेन। अस मतलब के समान, और राजा मतलब तो राजा ही हो गया। तो पूरा पूरा अर्थ हो गया कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कि अब जो है अभी वर्तमान समय में राजा रतन सेन जैसा राजा अब कहाँ है। बच्चों, रतन सेनी यानी रतन सेन के समान राजा कहाँ सो, यानी अब कहाँ है। वो तो चले गए, वो चले गए। अब आगे कह रहे हैं कि कहाँ सुआ, और अभी सुआ भी तो नहीं है। असी बुद्धि उपराजा, यानी सुआ जो थे ना बच्चों, बहुत बड़े विद्वान थे, उसको बुद्धिमान के नाम से लोग जानते थे, बहुत बड़े बुद्धिमान थे। तो कह रहे हैं कि न तो अब राजा रतन सेन जी रहे, न तो अब सुवा रहे, यानी बुद्धि उपराजा इतने बड़े विद्वान थे, कहते हैं कि बुद्धि उपराजा वो भी नहीं रहे, यानी काफी बुद्धिमान थे वो। कौन? सुवा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कहाँ सुवा, यानी कहाँ है। असी बुद्धि उपराजा, असी मतलब वो जो बुद्धि उपराजा यानी बुद्धिमान सुवा थे, हाँ उसके समान व्यक्ति अब कहाँ है, यानी वो भी तो चले गए समय के साथ। और आगे कह रहे हैं कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु। बच्चों, अलाउद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अलाउद्दीन, ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो दिल्ली के बहुत बड़े शासक थे, और शासक नहीं, बहुत ही जिद्दी शासक। उनकी नजर एक बार जिस चीज पे जम जाती थी ना बच्चों, तो वो एड़ी चोटी लगा के उस चीज को पा करके ही दम लेते थे, यानी ऐसे राजा थे। तो वो कह रहे हैं, पहले तो कहते हैं कि अब कहाँ रतन सेन रहे, न तो अब सुवा रहे, अब कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के इतने बड़े शासक थे वो भी नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, यानी अलाउद्दीन खिलजी यानी सुल्तान कहाँ हैं। कहते हैं कहाँ राघव, राघव यानी ये हो गया बच्चों राघव चेतन। राघव चेतन, राघव चेतन के बारे में जानिए। राघव चेतन राजा रतन सेन के दरबार के राज पंडित थे, और इतना ही नहीं, वो पंडित होने के पंडित तो थे ही, लेकिन वो जादू टोना में निपुण थे। यानी पूर्ण रूप से ये समझिए कि काली शक्ति की जानकारी उन्हें ज्यादा थी, यानी वो जादू टोना का काम करते थे। और जब ये बात किसी ने राजा रतन सेन तक पहुंचाई कि ये पंडित जो है ऐसा ऐसा काम कर रहा है, जादू के बल पे दूसरे को हराना चाहता है, अपने राज्य को जिताना चाहता है, तो राजा रतन सेन को ये बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने उनको क्या किया, पहले समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझे, वो अपने आदत से बाज नहीं आए, तो राजा रतन सेन ने उन्हें क्या किया, चित्तौड़ से निकाल दिया। तो वो क्या किए, जब वहां से उनको निकाला गया तो वो क्या कहते हैं, सीधे चले गए दिल्ली, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास, उनसे जा मिले राजा रतन सेन से बदला लेने के लिए। और उनसे जा करके जब मिले तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि क्या राजा साहब, आप इतने बड़े सम्राट हैं, इतने बड़े राजा हैं, लेकिन आपके पास तो बेहद ही कीमती जो चीज है वो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं। तो ये राघव चेतन ही है जिसने कहा कि रानी पद्मावती यानी रतन सेन की जो पत्नी है बेहद खूबसूरत है, उसे तो आपके महल में होना चाहिए। सही है बच्चों, वो समय भी कितना भ्रष्ट था कि लोग ये भी मर्यादा भूल जाते थे कि पद्मावती जो है किसी दूसरी की पत्नी थी, यानी किसी दूसरे के पत्नी पर भी कुदृष्टि डालने वाले लोग हुआ करते थे। वो नहीं समझते थे कि वो किसी और की अमानत है। तो जब उन्होंने सुना कि रानी पद्मावती जो है बेहद खूबसूरत है, तो उन्होंने जिद पकड़ लिया कि हमको किसी न किसी तरह उसको क्या करना है, देखना है। और इतना ही नहीं बच्चों, उन्होंने मन में ये भी ठान लिया कि अब जैसे हो उसको मैं अपने महल में लाकर ही रहूंगा।
तो बच्चों यहीं से खेल शुरू होता है, यहीं से जो है युद्ध की जो है स्थिति पैदा होती है। और इसके बाद जो है रानी पद्मावती जो है अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए साथ में उनकी जो 16,000 दासियां होती है उनके साथ वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है बच्चों। जौहर मतलब हो गया कि उस समय में जब युद्ध होता था तो राजा अगर जीत कर आ गए, विजय उनकी हो गई, तब तो बहुत अच्छी बात होती थी। लेकिन जब वो उनको पता चल जाता था, अगर खबर मिलती थी कि राजा वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गए, तो रानियां मिलकर क्या करती थी, अपने अस्मत को बचाने के लिए, अपने आबरू को बचाने के लिए दासियों सहित अग्नि कुंड को तैयार किया जाता था और उस अग्नि कुंड में खुद को क्या करती थी, कूद जाती थी। इसी को कहा जाता है जौहर। यानी ऐसी ऐसी घटनाएं पहले घटी थी। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, न तो अब अलाउद्दीन खिलजी रहा, कहाँ राघव जय किन्ह बखानू, कहाँ है अब राघव चेतन जिनकी बखान किया जाए। और कहते हैं कह स्वरूप, स्वरूप मतलब हो गया सुंदर। कह रहे हैं कहाँ है वह सुंदर यानी रूपवती रानी पद्मावती, यानी पदुमावती। बच्चों ये अवध भाषा है इसलिए इस तरह है, लेकिन इसका अर्थ हो गया पद्मावती। कह रहे हैं कि कह स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वह सुंदर रूपवती पद्मावती रानी। कोई न रहा जग रही कहानी। कह रहे हैं कि देखिए समय के साथ साथ, समय के चक्र में, इस काल के चक्र में कोई न रहा, कोई नहीं रहा, सिर्फ क्या रह गई, जग। और इस जग में क्या रह गई, उनकी कहानी। तो अभी तक आप लोगों ने इतना समझा कि राजा रतन सेन जो इतने बड़े राजा थे, सुवा जो इतने बड़े विद्वान थे, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के इतने बड़े शासक थे, राघव चेतन जो इतने बड़े राज पंडित थे, प्लस इतने ज्ञाता थे, उन्हें बहुत कुछ का ज्ञान था। और रानी पद्मावती जो बेहद ही खूबसूरत थी, समय के साथ काल चक्र में सब के सब चले गए, लेकिन उनकी कहानी इस धरती पर रह गई, इतिहास बनकर रह गई, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास ऐसा था, हमारे इतिहास में ऐसी घटनाएं। तो वो कह रहे हैं कि कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा, काल क्रम में सभी चले गए, लेकिन कहते हैं उनकी यादें रह गई, उनकी कृति रह गई, उनकी यश रह गई, उनकी कहानी रह गई। कहने का तात्पर्य यह हुआ बच्चों, वो मलिक मोहम्मद जायसी जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार रतन सेन नहीं रहे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहे, राघव चेतन नहीं रहे, सुवा जैसा बुद्धिमान उपराजा नहीं रहे, रानी पद्मावती नहीं रही, तो उसी प्रकार हम भी नहीं रहेंगे, हम भी समय के साथ चले जाएंगे। लेकिन मैंने जो कीर्ति रचा है, मैंने जिस काव्य को रचा है, काव्य के माध्यम से लोग मुझे भी क्या करेंगे। अब आगे कह रहे हैं धनी सो पुरुष, पुरुष मतलब होता है बच्चों पुरुष। क्या होता है बच्चों, पुरुष। कहते हैं धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, कीरति मतलब हो गया कीर्ति, ठीक है, सॉरी, कीरति मतलब हो गया यश, यश प्रतिष्ठा। कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, कहते हैं कि धनी सो यानी धन्य है वो, धनी सो यानी धन्य है, सो मतलब वो, धन्य है वो पुरुष यानी पुरुष, जस यानी जिसकी, जस यानी जिसकी, कीरति जासु यानी यश प्रतिष्ठा कीर्ति क्या हो गई, रह गई। कहाँ, इस संसार में। यानी वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन वो धन्य है वो पुरुष जिनकी कीर्ति, जिनकी यश, जिनकी प्रतिष्ठा रह गई। लोग आज भी उनको किसी न किसी तरह से क्या करते हैं, याद करते हैं। बच्चों दुनिया में दो ही लोग याद किए जाते हैं, एक जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और एक जो बहुत ही ज्यादा खराब हो। जो 20 टाइप के लोग होते हैं ना, यानी जो ना खराब ना जो अच्छा, उसको कोई नहीं पूछता है।
तो दुनिया उन्हीं को याद रखता है जो बहुत ही अच्छा है या फिर जो बहुत ही खराब है। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि कोई नहीं रहा लेकिन उनकी कहानी रह गई। कहते हैं फूल मरई पे मरई न। जिस प्रकार फूल यानी फूल क्या हो जाता है, मरे। मरे मतलब क्या, फूल जिस प्रकार सूख जाता है। फूल सूखने के बाद आप देखते होंगे बच्चों कि फूल चाहे मुरझा जाए चाहे सूख जाए, सूखने के बाद उनकी खुशबू उसमें कायम रहती है। आप उनको ऐसे फेंक भी दो ना, हवा जब बहती है तो हवा के साथ साथ उसकी खुशबू क्या होती है, फैलती रहती है। तो जिस प्रकार फूल मुरझा जाने के बाद भी, फूल सूख जाने के बाद भी अपनी खुशबू वातावरण में छोड़ जाती है, उसी प्रकार कवि महोदय कह रहे हैं कि उसी प्रकार धन्य है वो पुरुष जिसकी कीर्ति, जिसकी यश प्रतिष्ठा अभी भी इस संसार में है। जिस प्रकार फूल मरे पे, पे मतलब होता है पर, मरे न बासु, बासु मतलब होता है सुगंध। कहते हैं कि जिस प्रकार फूल मरे यानी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, पे यानी पर, मरे न बासु, उसकी सुगंध नहीं मरती। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें भी जग में अगर जन्म हुआ है, जग में अगर हमें मौका मिला है, जीवन मिला है, तो हम भी कुछ ऐसा कर जाएं कि हम मर जाएंगे लेकिन हमारी कीर्ति क्या हो जाएगी, रह जाएगी। हम ऐसा कुछ करें कि मरने के बाद भी लोग हमें क्या करें बच्चों, याद करें, अपनी यादों में संजो कर रखें। आगे कहते हैं केई न जगत जस बेचा, केई न, केई न मतलब हो गया बच्चा कोई नहीं। क्या हो गया, कोई नहीं। कहते हैं केई न यानी कोई नहीं, जगत यानी इस संसार में, जस यानी यश प्रतिष्ठा, यश प्रतिष्ठा। कहते हैं कि कोई भी न इस जगत में यश यानी प्रतिष्ठा को न तो कोई बेचा और केई न, और न ही कोई लिन्ह मतलब क्या किया, खरीदा। किस चीज को बच्चों, यश को यानी यश को, प्रतिष्ठा को, मोल, मोल मतलब मोल यानी हम जो खरीदते हैं मोल भाव करके। तो कहते हैं कि केई न जगत जस बेचा, किसी ने भी यानी कोई, किसी ने भी जगत में जस को न तो बेचा और केई न लिन्ह, और न ही कोई लिन्ह यानी खरीदा। किसको, यश को, प्रतिष्ठा। कहते हैं जस मोल, किसी ने न तो यश को खरीदा, बस यश, किसी ने अपना यश छोड़ दिया और किसी ने उस यश को जब सुना तो अपने जीवन में डाल लिया। कि ऐसे लोग थे, ऐसे व्यक्ति थे, हमें भी उनसे कुछ प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि मरने के बाद हमें भी लोग क्या करें। कह रहे हैं जो यह पढ़े कहानी हम सब रहे दुई बोल, यानी जो यह यानी जो भी, यह यानी इस, जो मतलब जो, यह मतलब इस यानी कीर्ति को, काव्य को कहते हैं पढ़े यानी पढ़ेगा, या तो कहानी यानी कहानी के रूप में, हम यानी मोहम्मद जी कह रहे कि हमें लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। और कहते हैं कि सबरे दुई यानी दुई मतलब दो और बोल मतलब बोल, कहते हैं कि हम याद किए जाएंगे किसके माध्यम से, उस कहानी के माध्यम से। और सबरे दुई बोल, और इस तरह हम सवरते रहेंगे। कहने का मतलब क्या कि हम याद किए जाएंगे। अर्थात कहते हैं कि कई न जगत जस बेचा, कई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, न तो कोई यश को बेचा न तो कोई खरीदा, बस यश तो रह जाती है। कहते हैं कि जो यह कहानी यानी मेरे काव्य रचना को पढ़ेंगे तो मुझे भी इतिहास के पन्नों में लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और मुझे भी याद करेंगे। और इस तरह हम सबरे यानी हम सवरते रहेंगे। अर्थात क्या कि हम याद किए जाएंगे। तो बच्चों, दुनिया में मैं बार बार कर रही हूँ कि आपको मौका मिला है तो मौका का पूर्ण रूपेण फायदा उठाइए, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कर गुजरिए कि मरने के बाद भी लोग हमें क्या करें, याद करें। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को दोनों ही पद, कर्मक का जो दोनों भाग है, दोनों ही भाग आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइए, और जितना ज़्यादा हो सके आप मेरे इस GDT एजुकेशन
ये जो YouTube चैनल है उससे जुड़िए, ताकि आपको अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो मिलती हूँ बच्चों नेक्स्ट चैप्टर लेके, जो सूरदास जी का बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो लेकर मैं मिलती हूँ क्लास में। धन्यवाद।